देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन क्या होता है? जब भी कार्बन के साथ लगा हुआ ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके बाहर निकल जाए, मीन्स जब ये बाहर निकले तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके ना जाए, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और उसको हम बोलेंगे कार्बेनाइन। जैसे यहाँ पे कोई H+ निकल गया, ठीक है, जैसे इस टाइप का कोई ग्रुप निकले जो इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के चला जाए और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन। अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के और 2 यहाँ पे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बेनाइन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच होने का क्या मतलब है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गए इसके बेसिक कैरेक्टर्स। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये कोई भी कार्बेनाइन है, सबसे सिंपल। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है। अब देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट है और ये शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अगर हमारे पास इस टाइप का कार्बेनाइन हो तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी हमें? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो एक तरीके से डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे सिस्टम पे। ठीक है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? इस तरीके से डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ये सिस्टम क्या हो जाएगा? प्लेनर। तो शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे ये जो कार्बेनाइन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे मूव करता रहता है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहता, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये 3 बॉन्ड ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे, 1 2 3। शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर हमारे पास बेंजाइलिक कार्बेनाइन हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो ये कार्बेनाइन है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम चीज है, देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, एक ये वाला और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप कैसी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस टाइप का कार्बेनाइन हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप कैसी है? लीनियर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहता, तो नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे भी sp2। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो फर्स्ट मेथड, अगर हमारे पास इस टाइप की कोई स्पीसीज है जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, एक H से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि हमें इसको बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी बेस या OH- के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये H बाहर निकल जाएगा, CH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को यही अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को यही छोड़ के जाएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या रोल है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे CHO, एस्टर ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, नाइट्रो,
या साइनो, इस टाइप का कोई ग्रुप है, उनका क्या रोल है? देखो, जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम की इंक्रीज होने लगेगी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे, मींस सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। ठीक है। सेकंड मेथड बहुत ही कॉमन और फेमस एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेते हैं और क्या हो जाएगा? ये मेटल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, मीन्स क्या हो गया? कार्बेनाइन की फॉर्मेशन। ठीक है। थर्ड मेथड है फ्रॉम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये एक नेम रिएक्शन है भाई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बेनाइन। ठीक है, देखो कैसे होता है। अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं कॉमनली? सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्केन मिलता है। एल्केन मिलने का क्या मतलब है? यहाँ से CO2 ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, CO2 ग्रुप बाहर निकल गया, इसीलिए रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 ग्रुप बाहर निकल गया। देखो क्या मैकेनिज्म होता है इसका। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा? सोडियम सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, क्या मिल जाएगा? कार्बेनाइन और CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस कार्बेनाइन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन। तो इस सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट हमें क्या मिला? कार्बेनाइन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस। ठीक है, अब स्टेबिलिटी में हमें पता ही है क्या ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सबसे कम स्टेबल है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये कार्बेनाइन है। देखो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये किससे स्टेबलाइज है? परसेंटेज कैरेक्टर से। ठीक है, किससे स्टेबलाइज है? परसेंटेज कैरेक्टर से। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? एलाइलिक, एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, एक यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, और एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डबल एलाइलिक। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट, देन सबसे लास्ट में कौन है? सेकंड। अब देखो ये रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल है, मीन फर्स्ट के बाद में आएगा फिफ्थ, देन फोर्थ और ये थर्ड। देखो ये परसेंटेज से स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। परसेंटेज कैरेक्टर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी भी सिस्टम का परसेंटेज करेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो परसेंट एस कैरेक्टर का क्या मतलब है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम। ठीक है, ये यहां तक ऑर्डर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हमें इस टाइप से कंपेयर करना हो, इस टाइप के कोई कार्बन आयन हो, एक तो हमारे पास ये परसेंटेज कैरेक्टर वाला है, ठीक है, एक ये है, और एक ये। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी हम परसेंटेज कैरेक्टर से चेक करते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था, ये कार्बन sp हाइब्रिड है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नेगेटिव चार्ज किसी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यहीं पे है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। डिलोकेलाइजेशन में तो ये भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक H ही तो है, सॉरी यहाँ पे एक भी H नहीं है, 3 बॉन्ड ये रहे डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे जो H था वो निकल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन का टोटल कैरेक्टर होता है S और P का, वो 100 होता है। यहाँ पे देखो कितना कितना डिवीजन है, S कितना है, कितना आएगा 33, ठीक है, P कितना है 66, ऐसे डिवाइड करते हैं 100 को, वो पॉइंट समथिंग है। ठीक है, यहाँ पे 25S, ठीक है, और P कितना है 75, यहाँ पे S कितना है 50%, ठीक है, और P भी कितना है 50%। 50% P है, 50% S है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 75, यहाँ पे S 33 पॉइंट समथिंग और ये 66 है। तो देखो परसेंट एस कैरेक्टर बताना आ गया आप लोगों को। परसेंट एस मतलब ये वाला परसेंटेज, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में एस का कितना परसेंट है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 33। तो देखो परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, लास्ट वाले में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी हो गई क्या। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा 3 का, फिर 1 का और सबसे कम 2 का। और कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे हो जाएगी, 3 पे। कौन सा कार्बन स्टेबल हो जाएगा, 3, फिर 1, फिर 2। ये होता है परसेंट एस कैरेक्टर से स्टेबलाइजेशन देखना। हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल भी परसेंटेज कैरेक्टर वाला ही कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कौन सा कार्बन है ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम है, ना कोई रेजोनेंस में है ना एरोमेटिक है। यहाँ पे भी परसेंटेज कैरेक्टर से चेक करेंगे। देखो कैसे चेक करते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो, ठीक है, तो शेप कैसी होती है, लीनियर, है ना, शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो शेप कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, शेप कैसी हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री कुछ। ठीक है, यहाँ पे 120, यहाँ पे 180। तो एक चीज देखो, परसेंटेज कैरेक्टर तो हमने देख लिया, sp में कितना परसेंटेज होगा, 50%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे s की हाफ पार्टनरशिप है, एक p है एक s है, तो दोनों को हाफ ऑफ मिला। यहाँ पे 2 p है एक s है, तो डिवीजन कैसे होगा, p को मिलेगा s को मिलेगा 33%। ठीक है, यहाँ पे
पी के पास 3 ऑर्बिटल है, मीन 75 कंट्रीब्यूशन पी का है, एस का कंट्रीब्यूशन कितना है 25%। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्या समझ में आया, परसेंटेज करेक्टर जितना ज्यादा है बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज करेक्टर 50, बॉन्ड एंगल 180, 33 120, 25% एस 109। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे सबसे कम है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है ये 5 मेंबर्ड में ज्यादा है। जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी इंटरनल बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे हमें पता है 4 मेंबर्ड रिंग में ये 90 डिग्री होता है, 3 मेंबर्ड में 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 120 के आसपास कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा बाहर वाला बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा, टोटल 360 डिग्री होता है क्या, अंदर बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा बाहर उतना ही कम। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है बाहर वाला ये सबसे कम कहां पे है 5 मेंबर्ड में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सबसे कम है, वेरी लो। ठीक है, और यहाँ पे बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल है एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल हाईएस्ट, क्योंकि अंदर वाला एंगल कम है, टोटल 360 रहना है। ठीक है, यहाँ पे बाहर वाला बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और हमें पता है बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा परसेंटेज करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, परसेंट एस करेक्टर भी ज्यादा हो जाएंगे। बाहर वाले यहाँ पे कार्बन का जो बाहर वाला एंगल है यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर भी हाईएस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम है तो परसेंट एस भी लोएस्ट हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 और सबसे कम स्टेबल 1। ठीक होता है। ठीक है, ये होता है कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी। अब देखो कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी में एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे ये कार्बेनाइन है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप और यहाँ पे CD3। डी क्या है, हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटोप। ठीक है, देखो इन दोनों कार्बेनाइंस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब देखो CH3 एंड CD3 ग्रुप जो है इनका कौन कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये हमने देखा था जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो CH3 का ज्यादा होता है CD3 से। और रीजन क्या था कि CH बॉन्ड जो है वो वीक होता है। ठीक है, CD3 से ये ज्यादा वीक होगा। तो हमने देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड ब्रेक होता है, CH वाला बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर स्टेबिलिटी आएगी, तो ये बॉन्ड वीक होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो वो CD3 का ज्यादा होता है CH3 से। ये भी हमने पढ़ा था, हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा हैवी आइसोटोप होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा रिलीज करेगा इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले ही इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा दे रहा है और ऑलरेडी वहां पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन डोमिनेंट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ये नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट इस डिसाइडिंग फैक्टर, इस डिसाइडिंग फैक्टर। इंडक्टिव इफेक्ट इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है। प्लस आई किसका ज्यादा है, इसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है तो इसको अनस्टेबल करेगा, पहले ही उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला स्टेबल है सेकंड से। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ने यहाँ पे काम क्यों नहीं किया। देखो क्या होता है, जैसे अदर एग्जांपल लेते हैं,
CH2, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे CD3 ग्रुप है। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है? CH3 का, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, तो अब ये कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल था, यहाँ पे CD3 वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कौन काम कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है? CH3 का। तो CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों काम किया? क्योंकि कार्बन आयन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इनडायरेक्ट होता है, किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के थ्रू ही मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर बीच में कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता। आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो, रेजोनेंस लगा सकते हो। अगर बीच में कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप है, फिर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप है, तब हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। मींस इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स फॉर कार्बन आयन, फॉर कार्बन आयन। तो यहाँ पे कौन डोमिनेंट है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिसाइडिंग फैक्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में आपको याद रखनी है, ठीक है।